लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लीगल लीजेंड के प्रोग्राम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और वकील अशोक अग्रवाल जी हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है लीगल लीजेंड में। अशोक जी, शुरुआत बताइए, थोड़ा पैदाइश कहाँ से हुई, फादर क्या करते थे और इस प्रोफेशन में आना कैसे हुआ? देखिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, बड़ा इंदिराव के इलाके में 1952 में। और शुरू में एक प्राइवेट स्कूल था नर्सरी का, उसमें गया जी। और फिर 62 में हम लोग हौस खास थे और हौस खास से हम मैरोली जाते थे एमसीडी स्कूल के अंदर। तो एमसीडी स्कूल में मैंने 5वीं में दाखिला लिया। मेरा छोटा ब्रदर भी जाता था वहाँ से, हौस खास से मैरोली। और उसके बाद मोरी गेट के स्कूल में भी पढ़े। मैं कहते 6ठी 7वीं मोरी गेट के स्कूल से करा, सरकारी स्कूल से। और उसके बाद 8वीं जो है ना, हमने नारनौल से करा। उस वक्त वो पंजाब का हिस्सा था नारनौल, तो 8वीं वहाँ से करा, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। और आके फिर एडेड स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई करी और हायर सेकेंडरी होती थी उस वक्त, हायर सेकेंडरी करी। और क्योंकि हमारे फादर ट्रेड यूनियन लीडर हैं, थे शुरू से ही। क्या नाम था? मिस्टर सीपी अग्रवाल जी। तो वो जो टेक्सटाइल मिल्स थे, डीसीएम मिल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उनकी एम्प्लॉइज़ की यूनियन थी। कॉरपोरेशन में खासकर एमसीडी में बहुत बड़ी उनकी यूनियन थी। तो एंड ही वाज द मैन जिन्होंने 66 के अंदर दिल्ली में पुलिस यूनियन फॉर्म करी थी। और उसकी वजह से उनको जो है ना 14 और 3 17 महीने सरकार ने जो है ना जेल में रखा, क्योंकि आपने पुलिस यूनियन फॉर्म करी है। तो ट्रेड यूनियन की वजह से क्या होता था, हमारे घर में शुरू से ही जो है मजदूर लोग आते रहते थे, झंडे वाले और ये सब कुछ। और क्योंकि फादर हमारे लगभग अपनी उम्र में 12 साल जेल में रहे टाइम टू टाइम, तो वो पीरियड भी बहुत ख़राब घर का था। क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे। कोई वॉलंटरी बेसिस पे हमें दूध दे जाता था। वो उस वक्त अमेरिका का वो आता था, आटा आता था, गेहूँ आता था। वो जबकि हमारे यहाँ से लोगों को बंटता था, लेकिन हम भी वही इस्तेमाल करते थे। मदर हमारी राखियाँ बना के गुजारा करती थी, मतलब घर का। तो काफ़ी बैड पीरियड देखा मैंने और गरीब लोगों को देखा। तो शुरू से ही एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके साथ जो है ना अटैचमेंट रहा। और उसके बाद जब मैंने हायर सेकेंडरी किया 69 में, तो मैं लखनऊ चला गया ये सोच के कि भाई मेरे अंकल हैं डॉक्टर वहाँ पर, और उनके साथ रहकर मैं एक कैरियर बनाऊंगा। और मैंने वहाँ पे कोशिश करा इंटरमीडिएट इन साइंस करने की। तो लेकिन वहाँ पे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि मेरे को एक तरीके से अपने ही घर में जो है वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। और उसने बहुत फिलोसफिकल सोचने को मजबूर किया कि ये मतलब ये है क्या, व्हाट इज़ दिस ऑल वर्ल्ड है। और जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए था उसमें वो खुद मैनेजिंग कमेटी में थे, और उन्होंने ही मना कर दिया कि इसको दाखिला मत देना है। तो 5-6 महीने 7 महीने मैं लखनऊ में रहा और उसके बाद फिर दिल्ली आ गया। और दिल्ली में जब आ गया तो मेरी फादर के और मेरी जरा सी मुझे जो है ना विचार तरीके से कुछ मिलते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना इंडिपेंडेंट रहूँगा, और इसलिए नौकरी ढूंढनी शुरू करी है। तो तब तक मैं ये सोचा करता था कि कभी गर्मी के अंदर ना दोपहर में मैं मतलब किसी को कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि गर्मी में जो है आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो लेकिन उन दिनों मैंने देखा कि गर्मियों के अंदर ही मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, कहीं किसी लाला के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ नौकरी के लिए। और क्योंकि झूठ बोलने की आदत मेरी शुरू से ही नहीं थी और आज भी नहीं है, वो अच्छी एक बात है, मुझे प्राउड है उस बात का। तो लेकिन कई जगह वो जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम झूठ बोलें। सक्सेसफुल हो जाता है, वो खुद में एक एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे मतलब मेरा इरादा तो ये था कि अगर मुझे चपरासी की भी नौकरी मिल जाएगी ना, मैं करूँगा। और मैं बहुत लोगों के पास गया। एक बार जो है ये बिस्किट के वो आए थे, पार्ले बिस्किट के सेल्समैन की पोस्ट निकली थी, तो उसको भी मैंने अप्लाई किया। फिर मैं वहाँ भी गया, लेकिन हर जगह एक ही बात होती थी
कि वो पूछते थे कि आपके फादर क्या करते हैं, और जैसे ही मैं उनको बोलता था ट्रेड यूनियन का काम करते हैं, तो वो कहते थे नहीं नहीं अभी तो आप पढ़ो, हैं। वो बिस्किट वगैरह भी, चाय बिस्किट भी खिलाते थे मुझको, लेकिन नौकरी किसी ने नहीं दी। मतलब उस वक्त 18 साल की मेरी उम्र थी जिस वक्त मैंने हायर सेकेंडरी की, और फिर मैं लखनऊ से वापस आ गया यहाँ पर, और नौकरी तलाश की, नौकरी मिली नहीं। तो मेरे फादर जो थे ना, एज ए ट्रेड यूनियन, लॉयर नहीं थे वो जी, लेकिन एज ए ट्रेड यूनियन वो जो थे वो जो लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होती हैं जी, उसमें वो वर्कर्स के और यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो वो करते थे, बहुत केसेस थे उनके, बहुत काम था उनका कोर्ट, लेबर कोर्ट उसके अंदर, और साथ में वो अपना ट्रेड यूनियन भी करते थे। तो मुझे लगा कि शायद डिफरेंस के बावजूद भी ये एक अच्छा पार्ट है लाइफ का, है, और मुझे शायद उनकी बुराइयों को नहीं भी देखना चाहिए, जो डिफरेंसेस को नहीं भी देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कोई सेंस नहीं है। तो मैं अपना जो है ना उनके साथ जो है ना कोर्ट्स में आना शुरू कर दिया, और मैंने मतलब शाम को मैं इवनिंग कॉलेज में, दयाल सिंह कॉलेज में मैंने बीए ज्वाइन कर लिया, और दिन में मैं कोर्ट में काम करता था, और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन मैं वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता था। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ के अंदर। मतलब पढ़ाई के साथ ही वो वकालत एक तरह से शुरू हो गई। हाँ, और मैं लगभग मेरे ख्याल से 16, 17, 18 घंटे मैं काम किया करता था, मतलब। और मैंने उस पीरियड के अंदर यहाँ तक भी काफ़ी मतलब पढ़ाई करने की कोशिश करी कि ये शोषण होता क्यों है, कितना शोषण होता है एक वर्कर का अगर इतने घंटे काम करता है। तो इस तरीके का सारा जो है मैंने मतलब एक्सरसाइज किया, और क्योंकि वो सारा लॉ का काम था, लेबर कोर्ट के अंदर सारे लेबर लॉज थे, मैंने बहुत इन डेप्थ स्टडी करी, और इतनी इन डेप्थ स्टडी करी और इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन मैंने कोर्ट में करा कि अक्सर कोर्ट में जो जजेस होते थे वो हमारे फादर को बोलते थे कि नहीं नहीं वो अशोक जो है वो समझा देगा हमको। और इवन कई बार वो दूसरे जो ट्रेड यूनियन के लोग होते थे या दूसरे कई वकील हुआ करते थे, उनको भी जजेस ये कहते थे कि अगर तुम्हें कोई लेबर लॉ सीखना है ना तो अशोक अग्रवाल से सीखो। तो मैंने एक तरीके से, मैं कह सकता हूँ, मैंने ना एक तरीके से मास्टरी जो है लेबर लॉज के ऊपर तो उस प्रोसेस में कर ली। में आपने लॉ कब ज्वाइन किया? और फिर 6 साल मतलब समझो आप 3 साल बीए करा, हाँ, और फिर 3 साल जो है अलीगढ़ में AMU से, हाँ नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, वार्षणे कॉलेज से, आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा वो था, तो वहाँ पे जाके कोई बहुत रोजाना नहीं जाना पड़ता था। हाँ, इधर आप अपनी लगातार प्रैक्टिस भी करते रहते, पढ़ाई भी करते, तो वो सब चीज़ चली, और 76 में मैंने लॉ कर ली, 76 में आपने, ठीक। और क्योंकि मैंने देखा बहुत गरीबों के नज़दीक रहा और जुल्म देखा लोगों के साथ होता हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये दो जो चीज़ें थी, एक गरीबी और एक जो जुल्म लोगों के साथ होता था, इवन अपने घर में भी मैंने जुल्म देखा है, तो उससे क्या एक रिबल एटीट्यूड जो है ना मेरे को शुरू से जो है ना मेरे ख्याल से मेरे उसमें सिस्टम में डेवलप हो गया है। और 76 के अंदर 1976 में मेरे फादर को मीसा में बंद कर दिया है, जो वो इमरजेंसी लगी तो उसमें भी 17-18 महीने वो रहे। तो उस वक्त जो है मैंने 76 में क्योंकि लगभग वकालत कर ली थी, तो मैंने एक तरफ ट्रेड यूनियन भी संभाली, दूसरी तरफ लेबर कोर्ट्स भी संभाला, तो वो भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा उस पीरियड के अंदर। उस वक्त मैंने एक अखबार निकाला इमरजेंसी के दौरान में, निकाल रहा था मैं, ऑलरेडी चल रहा था वो, 1.5 साल ही चला वो, महीने में दो बार निकलता था वो, तो वो उसका नाम था वर्क क्रांति। मेरे फादर भी जो थे वो जब मैं पैदा हुआ था मैंने तब से ही देखा उनको, उर्दू और हिंदी के अंदर उनका एक अखबार निकलता जिसका नाम था क्रांति। अच्छा है, तो वो उस वक्त मुझे याद है जब वो प्रिंट होके आता था तो हम उसको फोल्डर, छोटे छोटे बच्चे थे 3 साल के 4 साल के, तो हम उनके साथ वो फोल्डिंग करते, क्योंकि अब आज का जमाना तो था ही नहीं कि अखबार पूरा फोल्ड होके आएगा, तो वो तो एक एक शीट होती थी, फिर उसको जोड़ते थे, उसमें से कुछ खुशबू भी अपने किस्म की आती थी पेपर के अंदर, तो वो दिन भी हमें याद है। तो हाई कोर्ट में, इसके बाद हाई कोर्ट में कब शुरुआत करी आपने? मैंने 1976 से ही ना, हाँ, जैसे ही मेरा लॉ हुआ, तो किस तरह के केसेस? हाँ, मैंने हाई कोर्ट में शिफ्ट कर लिया, और मेरे पास बहुत लेबर लॉस के केस थे। मतलब शुरुआत से ही आप लेबर लॉ करते? हाँ, शुरू से ही लेबर लॉ मेरा मतलब एक तरीके से स्पेशलाइज्ड। तो फिर अशोक जी ये सब तो चलता था, परिवार कैसे चलाते थे, सब खर्चा कैसे चलता था? परिवार चलता ही रहता है, मतलब जब जिस पीरियड में हमने घर में देखा, जिस वक्त हमारे फादर जेल में चले गए,
कोई मतलब आटा भिजवा रहा है, कोई दूध दे के जा रहा है, वो दिन देखे तो उसके बाद तो हम काम कर ही रहे थे। और जब काम करते थे तो ऐसा नहीं था, पैसे भी आते थे। हाँ, लेकिन हाँ, कोई ऐसा नहीं था कि कोई मिलीनियर। तो मेजॉरिटी में प्रो बोनो करते थे या आप थोड़ी बहुत फीस लेके? नहीं, वो जो केसेस थे, लेबर लॉज वाले जो केसेस थे, वो एज सच प्रो बोनो नहीं थे। हाँ, वो प्रो बोनो नहीं है और आज भी नहीं है। वो जो हमारे सर्विस लॉ के केसेस होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़कर आज भी जो है उसमें हमें पैसे मिलते हैं। और किसी केस में काफ़ी सारे मिलते हैं, जहाँ जिसमें 200 वर्कर हो, 400 वर्कर हो, अगर उनसे हम 500-500 रुपये भी इकट्ठा करें तो एकदम तो लार्ज अमाउंट। हाँ, तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं कभी भी, मनी का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मनी। तो इसके अलावा लेबर लॉ के अलावा किस तरह के और मामले आपके पास आने लगे? नहीं, लेबर लॉ के साथ क्या हुआ कि चलते चलते क्या हुआ, जैसे ये PIL का जो वो 70s के अंदर जो है, 70s एंड में जो PIL का एक चीज़ आया, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग केस डाल रहे हैं। क्या केस डाल रहे हैं कि हमारे घर के सामने झुग्गियाँ हैं, वो टॉयलेट करते हैं, गंदगी करते हैं, इनको हटा दो। और कोर्ट उसमें ऑर्डर पास कर रही है कि इनको हटा दो। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो गरीब लोगों के लिए बना है PIL, लेकिन यहाँ तो उल्टा चक्कर चल रहा है। तो क्यों ना मैं इस तरीके के केसेस डालूं जिससे वर्कर्स को फ़ायदा। तो वो उसको दिमाग में रखकर मुझे याद है कि मैंने 80s के अंदर, शुरू के ही 80s में एक अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी PIL, जिसमें उसमें जस्टिस भगवती ने नोटिस भी इशू किया था। और उसमें हमने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट्स के अंदर जो ये कैजुअल नाम से, एडहॉक नाम से, टेम्परेरी नाम से एम्प्लॉइज़ को रखा जाता है और उसके आधार पर उनकी तनख्वाहों के अंदर जो है वो गैर बराबरी होती है, अनइक्वल सैलरीज होती हैं, जबकि वो काम सब लोग इक्वल करते हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो है ना, मैंने वो केस बड़ा एग्जॉस्टिव केस जो है वो बनाया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हुआ था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे लगता है 97 से जो है मैं एजुकेशन में आ गया। और वो ऐसे आ गया कि एजुकेशन में आने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा दो बातें। एक तो कभी कोई सीनियर एडवोकेट रहा उस तरह की ट्रेनिंग के लिए, और दूसरा चीज़, पहला कोई केस आपको अगर याद हो, जो पहला केस आप मानते थे कि ये बड़ा केस था, इसको लड़ने के बाद बड़ी अचीवमेंट मिली? हाँ, मेरे ख्याल से तो बड़ा केस उस वक्त स्कूल फीस का जो था जी, वो मुझे लगता है एजुकेशन में फर्स्ट और बड़ा केस था। जी। और वो उस वक्त हुआ जब 5th पे कमीशन दिल्ली में मतलब 5th पे कमीशन आया और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने 40 to 400% फीस स्कूलों में बढ़ा दी। और पहली बार जो है मिडिल क्लास सड़कों पे आ गया, एजिटेशन किया उसने, घेराव किया। और उसके बाद अंत में वो फिर मेरे पास आए और मुझे कहा कि आप हमारे लिए PIL डालो। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, और PIL भी डालेंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी केस करेंगे। तो वो केस हमने डाला था सितंबर 1997 के अंदर, जिसके लिए मैंने कम से कम 2-3 महीने काम किया था। बड़ा हार्ड वर्क किया था, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। फीस की स्लिपें थी या एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उन्हीं कृष्णन में कि कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते एजुकेशन को, उसके अलावा हमारे पास कुछ था नहीं। उसी को आधार बना के केस डाला था और वो पहला केस था कंट्री के अंदर अपने टाइप का। और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। और इंटरेस्टिंग ये था कि जब हम उसको केस तैयार कर रहे थे तो हमने ये महसूस किया कि ये जो प्राइवेट स्कूल के लोग लूट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ख़राब है, तो हमें गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करना है। तो हमने तुरंत जो है ये केस डालने के बाद जो है सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं थी, बिल्डिंगें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत बुरी हालत थी, दीवारें तक नहीं थी, टेंट में चलते थे और टिन शेड्स में चलते थे, ओपन में चलते थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल, उनका मुद्दा जो है फिर हमने 97 में ही उठाया। तो उसको भी इस दौरान कभी किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ी या आप अकेले ही करते थे ये सब? नहीं, सीनियर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझको, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी हम करते थे वो अपनी समझ से और अपने उसमें करते थे, कोई सीनियर की कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो कंसल्टेशन वगैरह भी आप कभी नहीं इस तरह लेते थे? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक बात थी, जिस वक्त मैं
कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त एक लॉयर थे यहाँ पे DK अग्रवाल साहब जी, जो अब काफ़ी समय से सीनियर वकील हैं जी। तो उनके पास में जाता था, वो भी इसलिए कि क्योंकि वो जो लेबर कोर्ट के जो केसेस होते थे उनको वो हाई कोर्ट में करते थे और उन्होंने मेरे फादर का जो डिटेंशन था मीसा के अंदर इमरजेंसी के टाइम उसको भी यहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो मैं उनके पास जाता था तो उनके कुछ ड्राफ्ट्स उस वक्त मैं ड्राफ्ट बना देता था उनकी पिटिशंस के जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। तो मतलब इस तरीके से ये रहा। अदरवाइज मैंने कभी कोई मुझे जरूरत ऑफिशियल इस तरह ज्वाइन नहीं किया, कोई जरूरत पड़ी नहीं मुझको। जी, जी। तो जिस समय ये एजुकेशन की केस कर रहे थे, एक तो केस है उसके कोर्टों में सालों साल लड़ाई करना वो अलग था, जब ये शुरुआत हुई तो मतलब किस तरह का प्रेशर आता था या लोगों का प्रोत्साहन मिलता था, किस तरह का माहौल होता था इन केसेस को लड़ने के लिए? नहीं उस वक्त ऐसा था, काफ़ी एक्साइटमेंट था और काफ़ी जेन्युइन लोगों की प्रॉब्लम थी मतलब, तो उसका सभी जगह से अप्रिसिएशन मिलता था। और मुझे याद है कि उस केस के अंदर मैं अकेला था पिटिशनर की तरफ से और मेरे खिलाफ जो थे हिंदुस्तान के मतलब बड़े बड़े सारे वकील मिला के 150 वकील मेरे खिलाफ उस केस में पेश होते थे, लेकिन वो जजमेंट जो था वो मेरे ही हक में हुआ है और उसकी वजह से आज कई राज्यों के अंदर उस जजमेंट की वजह से आज कई राज्यों ने फी रेगुलेशन एक्ट जो है वो बनाया। वो उसी लॉबी का दबाव पड़ता था आप पर? हाँ, लॉबी का दबाव कभी नहीं पड़ा। मुझे लोग पूछते हैं कि कभी आपको किसी ने धमकी दी है या आपको कोई असिरिक हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे मज़ेदार ये लगता है, मैंने लेबर कोड के टाइम भी देखा, मैंने लेबर टाइम का भी देखा, जब मैंने कोई केस वर्कर्स के लिए बहस किया तो जो हमारी अपोजिट पार्टी थी मैनेजमेंट की, उनका जो वकील था वो मुझको ले जाके कॉफ़ी उसने पिलाई। और इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी जब हम फीस का केस करते थे तो जो उनके वकील थे या उनके इवन मैनेजमेंट के जो लोग थे वो भी केस के बाद जो है उसको नीचे लाके कॉफ़ी पिलाते थे। तो इसलिए भी पिलाते होंगे कि अशोक जी हमारे नेगेटिव ना हो, उनके दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव साइड में लेता हूँ। सिर्फ एक बार ये हुआ कि जब 97 दिसंबर में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर किया और ये कहा कि स्कूल वाले जो है उनको परमिट किया कि 40% तक वो फीस बढ़ा सकते हैं एज एन इंटरिम ऑर्डर, तो उससे काफ़ी डिमोरलाइजेशन जो है लोगों में हुआ। मेरे में नहीं हुआ, मैं तो क्लियर था थॉट्स में, लोगों में हुआ। और इवन मेरे घर के लोग भी मुझे कहने लगे कि आपके बारे में लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने इस केस से आप अपने आप को विड्रॉ कर लो। लेकिन क्योंकि आपका माइंड क्लियर था, आप ऑनेस्ट थे, क्यों विड्रॉ कर लें। और ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये कोई एक दिन और 2 दिन की नहीं होती, ये बहुत लंबा पेशेंस चाहिए आपको। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि क्रांति जो है वो 2 महीने में भी आ सकती है, 2 साल में भी आ सकती है, 200 साल में भी आ सकती है और 2000 साल में भी आ सकती है क्रांति। तो आपको जो है ना इतना लंबा उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए लड़ाई जब करते हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे उसके अंदर थी इनबिल्ट। कभी इस लीगल प्रोसेस को लेकर जो सालों साल केस चल रहा है, फिर ये फाइल हुआ, ये बात, ये हताशा होती थी कभी? नहीं, हताशा कभी नहीं हुई मुझे हताशा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मतलब इस सिचुएशन में आपके कुछ करने से कुछ होता है। लेबर नेवर गोज वेस्ट। आप शोर मचा रहे हैं किसी के लिए तो कुछ कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब आप अपने आप को एक क्लास के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने आप को हिंदुस्तान के 80% लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो जो समाज में और जो और लॉबीज से उनके प्रति लोगों का सोचना है ना, और जो उनको ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, वो आपको भी मिलेगा। तो जब आपको मिलेगा, इवन कोर्ट्स में भी मिलेगा, जब मजदूरों के लिए आप खड़े होंगे तो कई बार जज साहब का भी बिहेवियर इस तरीके का होता है जैसे कि आप बहुत घटिया काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने सोच में बहुत क्लियर है कि ये चीज़ें होंगी, ये कोई मतलब कोई अजीब चीज़ नहीं है, ये होगी। जब आप किसी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा उनके साथ होता है। तो आप मतलब अगर टाटा अंबानी के लिए कोई वकील पेश होगा तो
कोर्ट की नज़र अलग तरह से वकील को बिल्कुल देखेगी, बिल्कुल, और गरीब के लिए पेश होगा तो उसे अलग तरह तो से ये मैंने अपनी लाइफ में तो क्या कभी ह्यूमिलेशन इस तरह का कहीं आपको फेस नहीं, करना वो ह्यूमिलिएशन कुछ मोमेंटरी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो जो कंसेप्चुअली क्लियर है, गोल आपका तय था, जो कंसेप्चुअली हम क्लियर है कि ये आपके साथ होगा। हमें तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो हमें हैरानी होती है कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं हुआ है। तो जैसे अभी अब हमने देखा, जिस वक्त हम ट्रेड यूनियन किया करते थे, लेबर कोर्ट में केसेस किया करते थे, हम देखते थे कि मीडिया भी कभी वर्करों की खबर नहीं छापता था, और मीडिया आज भी वर्करों की खबर नहीं छापता है। तो हमारा जो है, और उनके वर्कर्स की हम लड़ाइयाँ करते थे। मेरे पास इवन आपको बताऊं कि एक बार इंडियन एक्सप्रेस में के खिलाफ अरुण जेटली ने एक इंजंक्शन सूट फाइल किया सिविल कोर्ट के अंदर कि ये वर्कर्स को रेस्ट्रेन किया जाए कि ये वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें। और मैं इंडियन एक्सप्रेस के वर्कर्स के लिए उसको अपोज कर रहा था सिविल कोर्ट के अंदर। तो हमारा पूरा लाइफ जो है ना, वो एक तरीके से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा। हमको कई बार इस तरीके के ऑफर्स मिले कि भाई आप इधर आ जाओ, और मैं आपको बताता हूँ कभी कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी जब, क्योंकि आप भी, जब मैंने आपको बताया ना, जैसे लोगों के साथ आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी हालत भी लगभग वैसी होगी। तो हमने देखा कई बार जो है ना, काफ़ी इकोनॉमिकली हमने देखा टाइट हो गए, या हमने कभी किसी केस में बहुत मेहनत करी और वर्कर ने हमें पैसे ही नहीं दिए, चला गया है। तो कई बार दिमाग में ये आया कि यार छोड़ो ना, हम तो काबिल हैं, हमें बेईमानी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों नहीं मैनेजमेंट की वकालत करते। लेकिन हमने ये देखा कि हम उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे। एजुकेशन के अलावा अशोक जी कुछ केसेस रिमाइंड हो तो वो बताइए। नहीं, जैसे बड़े केसेस एजुकेशन के अलावा मुझे लगता है कि बड़े केसेस के अंदर जो 2 केसेस तो ऐसे हुए हैं जिनको लोग ये बोलते थे इम्पॉसिबल है जी, और वो ये थे जिनको पॉसिबल कर दिया हमने, और आज वो वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है। और वो ये था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो ज़मीनें मिली हुई हैं जी, और जिनकी उनकी जिम्मेदारी थी कि गरीब लोगों को फ्री इलाज देना है, एक तो वो, दूसरा जो प्राइवेट स्कूलों को ज़मीनें मिली हुई हैं और उनकी जिम्मेदारी थी कि गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी है। तो ये ज़मीन तो दे दी उनको, देने वाला भूल गया, लेने वाले को पता था कुछ करना नहीं है। तो पिछले 40-50 साल से ये लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे नोटिस में आया ये चीज़ें, तो मैंने इसको 2002 में जो है हाई कोर्ट में उठाया, दोनों मामलों को उठाया, और वो इतनी एविडेंस के समेत थे कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोर्ट जो है वो हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर करे। और कोर्ट ने जो है उसके अंदर ऑर्डर किया। स्कूल के मामले में मुझे याद है कि 20 जनवरी 2004 को पहला कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल को ये जो गरीब के बच्चे हैं इनको दाखिला देना पड़ेगा। और ऐसे ही 15 नवंबर 2002 को जो है वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको लैंड मिली हुई है उनको जो है वो गरीब लोगों को जो है वो इलाज देना पड़ेगा, 10% IPD और 25%। तो आज आप देखो कि जो 2004 वाला जो ऑर्डर था उसको हमने 2004 और 2005 में ही दिल्ली के अंदर जो है वो लागू कराया, और आज 385 के करीब स्कूल्स हैं ऐसे जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर हैं और उनको वो देना पड़ा। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल रहा, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ, मतलब दिल्ली के एक्सपीरियंस का रिज़ल्ट ये हुआ कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो दिल्ली के एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने पूरे देश में जो प्राइवेट स्कूल थे उनके ऊपर ये लागू कर दिया, मतलब ये कानून बना दिया कि सबको देना पड़ेगा। और जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात है, वो आप देखिए कि आज लगभग 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है टाइम टू टाइम ढूंढ के, और कम से कम 950 बेड है जो मतलब गरीब लोगों के इलाज के लिए है। और इसमें पूरी हिंदुस्तान से कहीं से भी कोई आदमी आ सकता है जिसकी इनकम जो है, दिल्ली का जो मिनिमम वेज है अनस्किल्ड वर्क का, जैसे इस टाइम 4,845 रुपये है, अगर फैमिली की इनकम है तो वो ले सकता है। और इवन
कोई फॉरेनर भी है, कोई रिफ्यूजी भी है, कोई भी हमारी ज़मीन के ऊपर जिसकी फैमिली की इनकम जो है इससे कम है, वो भी इसका बेनिफिट हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब तक 2000 लगभग 2003-04 से वो शुरू हुआ था। शुरू में तो कोई देता ही नहीं था, और रेसिस्टेंस था बहुत। कई हाई कोर्ट ने जो है कंटेम्प्ट नोटिस इशू करे, काफ़ी खींचातानी चली, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो हाई कोर्ट चले गए, गवर्नमेंट ने जब नोटिस इशू किया, और हाई कोर्ट ने कुछ 4-5 को ये कह के रिलीफ दे दिया कि भाई आपके तो कंडीशन ही नहीं है। फिर उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो 2018 के अंदर जो है जुलाई में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन हॉस्पिटल्स को भी ऑर्डर किया। मूलचंद हॉस्पिटल था, जिसमें सेंट स्टीफन हॉस्पिटल था, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ इस तरीके के हॉस्पिटल थे। मतलब ये हॉस्पिटल वो थे जो मना कर रहे थे, तो इनको भी कहा कि देना पड़ेगा। तो उसके बाद आज की तारीख में जो है 60 के करीब हॉस्पिटल है और लाखों लोग। और आप समझ सकते हो कि एक गरीब आदमी, झुग्गी वाला, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि एक गरीब आदमी जो झुग्गी में है और जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, क्रिटिकल है पेशेंट, वो एक 5 स्टार हॉस्पिटल में जाता है। नर्स भी उसको मैडम और सर बोलती है, और सब बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ कोई वो नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता है। और कई बार तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी खाना खिला देते हैं, जो आमतौर पे नहीं देखने को मिलेगा। तो शुरू में बहुत रेसिस्टेंस था, लेकिन धीरे धीरे उनको भी अच्छा लगने लगा। और जब मजबूरी में किसी को करना लगता है तो वो सोचता है कि कर ही लो इसको। चलिए, ये तो बात हो गई केसेस की अशोक जी। अब मैं थोड़ा बार की तरफ आपको ले जाता हूँ। बार की राजनीति में कभी कोई दिलचस्पी दिखाई? नहीं, मैंने कभी बार की राजनीति में कभी नहीं दिखाई, जबकि मैं एक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन में काफ़ी एक्टिव रहा 95, और अभी अब नहीं ज़्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन वैसे रहा। और मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ किया था। जब मैं दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट था, तो मैंने कोई लगभग 3000 से ज़्यादा वकीलों के दस्तखत कराए थे एक अपील के ऊपर, जो दिल्ली के चीफ जस्टिस को दिया था हाई कोर्ट के। और उसमें ये था कि जो हमारे वकील हैं और जो हाई कोर्ट के अंदर जो है हिंदी में आर्गूमेंट करना चाहते हैं, उनको जो है हिंदी में आर्गूमेंट की इजाज़त दी जाए। तो ये हमने बना के चीफ जस्टिस को दिया था। चीफ जस्टिस ने फिर क्या करा, 3 मेंबर की कमेटी बनाई हाई कोर्ट के 3 जजेस की, और फिर उन्होंने उसको इनकार कर दिया। मतलब ये एक एक्टिविटी थी बड़ी, कि जो आज तक भी जो है उसकी ज़रूरत है कि इस तरीके से। तो कोई और बहुत ज़्यादा मेरा बार में नहीं रहा। बार में कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ा इतना बड़ा, मतलब आप देखो एजुकेशन, हेल्थ और लेबर, अगर आप 3 चीज़ों को जोड़ लो तो पूरी दुनिया जो है ना इसके अंदर आ जाती है। तो जब आपके पास दुनिया है तो फिर छोटी मोटी चीज़ों में कहाँ आप इन्वॉल्व होंगे। तो बार से अब बेंच की तरफ चलते हैं। कुछ इतने साल का पीरियड जो आपका रहा, 1976 से लेकर 2020 का, तमाम आपने जजेस को देखा। जहाँ तक जजेस का सवाल है, ऐसे किन्हीं जजों का आप नाम लेना चाहेंगे जिनके विजडम को लेकर, जिनके जजमेंट्स को लेकर आपके मन में कोई छाप? हाँ, जैसे जस्टिस अनिल देव सिंह, जस्टिस AP शाह रहे, बहुत सारे लोग रहे। मतलब एक अच्छा चीज़ ये रहा कि क्योंकि जनरल कंसेप्शन जो है जजिस के बारे में वो ये क्लास करैक्टर है, मतलब क्लास करैक्टर है जजिस का। क्योंकि चाहे वो गरीब फैमिली से भी जज बन गया है, लेकिन जैसे ही वो जज बनता है तो वो अपनी एक जजिस के क्लास में चला जाता है, और उसका जो सारा सोच विचार है ना वो वैसा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि अपने केसेस के अंदर, क्योंकि मेरे को लगता है 99% मेरे केसेस में जो है मुझे सक्सेस मिली है, और मेरे ख्याल से 400-500 केस तो डाल दिया होगा, मुझे यही नहीं पता कितने डाले हैं। तो मैंने ये देखा कि आम तौर पे जजेस ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अगर PILs के अंदर आप देखो, अगर जज आपको सपोर्ट ना करे तो आपका केस चल ही नहीं सकता। तो असली सरकारें लगातार रेजिस्ट करती हैं। असली रोल नहीं, सरकार चाहे कितना रेजिस्ट करे, लेकिन अगर जज आपके साथ नहीं है ना, तो आप फिर उसमें चल नहीं सकते। तो जज का रोल जो है एक वकील से भी ज़्यादा PIL के अंदर होता है। तो मैंने ये देखा कि जजेस जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और कुछ जो जजेस ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा प्रो पब्लिक नहीं थे, प्रोग्रेसिव नहीं थे,
लेकिन उनमें भी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा कि अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं तो उनमें भी बहुत बड़ा जो नंबर है ना, वो भी आपको जो है रिलीफ देता है, रिलीफ मिल जाएगा। हमारा जो एक्चुअली में ना, मेरा क्या होता है कि मैं शुरू में केसेस को ना, मैं हर एक केस नहीं लेता, मैं केसेस को देखता हूँ कि इसमें हम कोर्ट में जाके हम अचीव कर सकते हैं क्या। तो और वो होता है कि अगर आप ईमानदारी से इसको एसेस करेंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 100% केस जीत जाएंगे, लेकिन हाँ 98%, 97-98% जो है ना, आप सक्सेस होंगे। तो इसलिए मैं शुरू में ही इस तरह उसके अंदर चीज़ों को देख लेता हूँ कि वो जो है सक्सेस होता है। मतलब जरा रुकना, कितना हो गया? 40 मिनट्स हो गए, पता ही नहीं चला। तो ये इन केसेस के साथ अब मेरा आपसे एक बहुत संक्षिप्त में मैं जानना थोड़ा सा चाहूँगा आपसे, इतने सालों का अनुभव के बाद आपको 2 मेजर दिक्कतें न्यायिक प्रणाली में क्या समझ में आती हैं जिनको एड्रेस होना बहुत आवश्यक है? मैं ये समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी मिलती है केसेस को, वो पैसे वाले लोगों को मिलती है। जो गरीब लोगों के मामले हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब या हाई कोर्ट के जजेस जब भाषण लगाते हैं तो बहुत गरीबों की बातें करते हैं, प्रो बोनो लिटिगेशन की बातें करते हैं, लॉयर्स को एनकरेज करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जो पैसे और ताकतवर वाले हैं वही इस सिस्टम का जो है ना मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टिल्ट करना चाहिए, क्योंकि देश में 80% जनता जो है वो एक तरीके से गरीब रेखा के इर्द गिर्द है, और सिर्फ 15-20% है जिनको मैं अंकल चिप्स भी बोलता हूँ कैटेगरी, तो वो लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये इनके केसेस दूसरा करना आपको चाहिए। क्या लगता है दूसरा कोई मुद्दा? और दूसरा ये लगता है कि हमारे देश में जो लॉज हैं अभी तो आप देखो कि जो लेबर लॉज थे वर्कर्स के, वो सब को ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में है कि व्यक्ति की जो डिग्निटी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो हमारे लॉज हैं देश के अंदर, वो कहीं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब लॉज, अक्सर लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, लॉ तो बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ये जनरली बोला जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में जो लॉज हैं वो खुद ही टिल्ट करते हैं कॉरपोरेट की तरफ फेवर में, और आम आदमी के खिलाफ जाते हैं। अब आप देखिए जितने भी सोशल वेलफेयर लॉज हैं उन सब में जो सरकार के लोग हैं, अफसर जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको कानून को इम्प्लीमेंट करना, उनके बारे में उनको टोटली सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी दी हुई है। मतलब वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कानून में ही कह दिया कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप उनको कैसे बुक करेंगे? अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लें तो चाइना के लॉ में ये है कि अगर आपके इलाके में एक भी लेबर लॉ का वायलेशन मिल जाएगा तो लेबर इंस्पेक्टर है उसको 6 महीने के लिए अंदर कर देंगे। तो वो रात को सोता नहीं है ये देखने के लिए कि भाई कहीं वायलेशन ना हो जाए, और यहाँ तो लोग सोते ही रहते हैं। तो ये 2 रहे। अच्छा, अब मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन होगा, जो भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो जो बडिंग लॉयर्स हैं, नए लॉयर्स हैं, आपके जीवन से, आपके 1976 से लेकर 2020 तक के इस संघर्ष में एक तो आपकी राय क्या होगी, और उनको क्या आप एक रास्ता देना चाहेंगे जो वो वकालत में आ सकें? नहीं, मेरा कहना यही है कि हमारे देश में जो है ना चीज़ें बदलनी चाहिए, और जो आर्टिकल 38 है जो कह रहा है कि इनकम गैप जो है वो कम हो रिच और पुअर के अंदर, वो बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि वो खतरनाक पहलू की तरफ बढ़ रही है, तो हमें इसको रिवर्स करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो पब्लिक है उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि एक आम आदमी को 2 चीज़ चाहिए। एक तो उसको अवेयरनेस चाहिए, दूसरा ऐसा नहीं है कोई लड़ता नहीं है, वो भी संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति, हम ये सोचे कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसको एक अवेयरनेस और एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और एक जो वकील का प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने सारे जो लॉयर्स हैं, यंग हो ओल्ड हो, जो सारे लॉयर्स पढ़ भी रहे हों, हाँ, जो पढ़ भी रहे हो, लॉ स्टूडेंट्स भी हों, उन सब से ये कहना चाहूँगा
कि आप प्लीज़ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनिए, उनको अवेयर करिए, हैं, और वो लड़ रहे हैं, हमें उनके लिए लड़ना नहीं है, हमें उनकी लड़ाई में उनका साथ देना है? तो अंत में तो लड़ाई वही लड़ेंगे और वही जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपके अनुभव को जानने को मिला, और न्यू एडवोकेट्स के लिए जो आपने रास्ता बताया वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लीगल लीजेंड के इस कड़ी में फ़िलहाल अशोक अग्रवाल जी से हमने बात करी, उनके अनुभवों को जाना। इसी के साथ ही हम लगातार तमाम आपको कानून से जुड़ी बड़ी शख्सियतों से लगातार मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए लीगल रिपोर्टर। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।